औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद और सावी सवेरा प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते से हमने सावी प्रोग्राम जो है वो सावी सवेरा प्रोग्राम जो है वो फिर से शुरू किया है, जो किसी किसी वजूहात की वजह पर जो है वो बंद हो गया था। तो आप जानते हैं कि हम इस सावी सवेरा प्रोग्राम में कपास से रिलेटेड जो है वो जितने भी अहम मसाइल हैं उनको जो है वो अपने हमारे जो माहिरीन हैं डॉक्टर जहांजेब साहब उनके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं। वो हमें बहुत अच्छी मालूमात जो हमारे काश्तकारों तक पहुंचाते हैं। हमारे काश्तकारों ने जिन्होंने पिछला सावी सवेरा प्रोग्राम देखा होगा उसमें हमने सफेद मक्खी के बारे में जो है वो बात की थी कि सफेद मक्खी जो है उसका हमला किस तरह होता है और ये बारिशें जो है वो किस तरह से इसके फैलाव का बायस बन रही है या क्या इसके असरात और फसलों को इससे कैसे महफूज रखा जा सकता है। इसी तरह आज के प्रोग्राम में मौसमियाती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम आज के प्रोग्राम में जो है वो बारिशों पे बात करेंगे कि ये जो बारिशें जो है वो हो रही हैं मुसलसल इनका कपास की फसल पर क्या असर है। कपास की फसल क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की अगर ज्यादती या कमी कोई भी चीज जो है वो हमारी फसल पे स्ट्रेस दे देती है। तो आज की प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये बारिशें जो है इनका कपास की फसल पर क्या असर है और अगर कपास की फसल में पानी की ज्यादती है तो हम इससे अपनी कपास को जो है वो किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो इसी के साथ में अपने मेहमान डॉक्टर जहादेव साहब ने उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस हफ्ते बारिशों के बारे में पेशन गोई की गई है कि पूरा हफ्ता जो है बारिशें होंगी तो इनका कपास की फसल पे जो है वो क्या असर है और बारिशों की ज्यादती जो है वो कपास की फसल के लिए बेहतर है या पानी की ज्यादती जो है उसकी वजह से फसल जो है वो नुकसान में जाती है। हाँ जी। बारिशें इस वक्त जो प्रिडिक्शन है वो तो लगातार ही बता रहे हैं कि ये तकरीबन 15-20 दिन तक ये ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। ये यानी काफी बड़ा लंबा स्पेल है। तो बारिशें जो है वो जब पानी की जरूरत होती है, बाज़ औक़ात जो फसल पड़ रही होती है तो उस वक्त होती है, तो ये तकरीबन फायदा ही देती है। अभी भी जो मुनासिब सी बारिश जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जिस तरह हैवी बारिशें हो रही हैं, ये तो अगर छोटी फसल है यानी जो मई में लगी है या मई के एंड पे लगी है, उसको तो काफी ज्यादा स्ट्रेस आता है इस तरह। यानी वो क्रॉप बढ़ रही होती है और ये जो बारिशें हैं, बार बार पानी जो है ना वो कॉटन को अच्छा नहीं है। कॉटन जो है एक दरख्तनुमा पौधा है जिसको बहुत ज्यादा पानी पानी की जरूरत नहीं है कि बार बार हम इसको पानी जो है वो देते जाएं। अब जो जो बारिशों की जो अब मौजूदा पोजीशन है, जो जो टाइम से कॉटन लगी हुई है, उसमें ये है कि जो टिंडे ओपन होने वाले होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फसल है वो 90 दिन की है या 100 दिन की है, तो उसमें ये होता है कि उसमें टिंडे खुलने का अमल स्टार्ट होने वाला होता है। यानी पहला टिंडा तकरीबन जो है यानी कि अगर 50 दिन में फूल आता है पहला, या 45 दिन में फूल आता है, तो 40-45 दिनों में वो बाद में ओपन हो जाता है। यानी 85 से 90 दिनों में जो अर्ली फ्रूटिंग वाली वैरायटीज होती हैं उसमें वो खुल जाता है। लेकिन जब बारिशें होती हैं, जो 90 दिन की क्रॉप है या 100 दिन की क्रॉप है, उससे ये होता है कि जो टिंडे के जो बार बार बारिश होती है, यानी उसको टाइम नहीं मिल रहा। तो ओपनिंग के दौरान ही बारिश हो रही है, यानी ओपनिंग का टाइम आने वाला है और वो बहुत ज्यादा नमी है, तो उससे ये होता है कि बहुत ज्यादा फंगस लगने का खतरा होता है। तो उसके लिए एक प्रिकॉशन होती है कि अगर आपको टाइम बीच में मिले या आपको प्रिडिक्शंस का पता है या किसी इलाके में अभी तक जो बारिश है वो कम पड़ी है और आने वाले दिनों में पड़नी है, तो उसके लिए ये होता है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ना 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ना स्प्रे कर देना बेहतर है। या फिर उसके लिए एमी एमी स्टार टॉप है प्रोडक्ट इनकी सिंजेंटा की, उसका स्प्रे किया जा सकता है। और 300 ग्राम सल्फर भी पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर की जा सकती है। तो सल्फर जो है वो ज़रा थोड़ी सी आप कह लें कि कम कीमत में अवेलेबल है मुख्तलिफ कंपनीज की। तो ये जो है ना ये इजी है, ये अप्लाई की जा सकती है। पिछले साल भी बारिशों की वजह से हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा फिर बोल के हवाले से यानी कि टीलों के हवाले से बीमारियां जो है जन्म लेती हैं।
तो उससे बचने के लिए आप उसके लिए कोई ना कोई फंजीसाइड जो है ना उसका, ये जितनी मैंने बताई है इनमें से कोई भी स्प्रे की जा सकती है। दूसरा जो है कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और पानी खड़ा हो जाता है। और कार्टन में ये है कि आगे भी पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 24 घंटे से 12 घंटे ही स्ट्रेस जो है ना पानी का वो बहुत ज्यादा होता है, यानी पानी खड़ा रहे, तो 12 घंटे से 24। सर आपकी आवाज आई थिंक अटक गई, आप अपना नेट चेक कर लें प्लीज। जी नाज़रीन, सर का इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा मसला आ रहा है। हमारे साथ मेरे कोलीग उसामा भी हैं जो कि फार्मर्स जो है, जो काश्तकार हैं, उनके खेतों पे जाते रहते हैं, उनसे विजिट करते रहते हैं। तो उसामा, आप बारिशें जो ज्यादा हो रही हैं, इन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काश्तकारों को किस तरह के मिसाइल जो है वो पेश आ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम मैम। जाहिर सी बात है मैम, जब बारिशें होती हैं तो कपास की फसल बारिशों के लिए इतनी मौजू नहीं है, तो उसमें बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बारिश आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि एक ही दफ़ा दिन में बारिश होती है, फिर रात में भी बारिश हो जाती है। तो इसकी जो नुकसान की हद है ना, कि हम कह सकें कि कितनी बारिश होगी तो नुकसान होगा, तो वो 15 मिलीमीटर है। 15 मिलीमीटर अगर बारिश होती है और 3 दिन तक लगातार बारिश ही होती रहती है, तो फसल की जो जड़ें हैं उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, और कॉटन तकरीबन स्ट्रेस में 12 घंटे के बाद ही चल जाती है, लेकिन 24 घंटे तक उसमें से पानी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसकी फिर उसके बाद ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। और अगर हम 48 घंटे तक, तो मैक्सिमम है ना, आप 48 घंटे तक उसमें से पानी किसी भी तरह ड्रेन आउट करें, क्योंकि उसके बाद पौधा पूरी तरह डेड होना शुरू हो जाती है रूट्स। तो सर मेरे ख्याल आ गए हैं वो कंटिन्यू। जी सर, आपको आपको आवाज आ रही है? जी जी, आई एम सॉरी, वो यहाँ पे इंटरनेट का इशू थोड़ा सा बन गया था, वो दोबारा से मोबाइल से कनेक्ट किया, वो लाइट का मसला जी है। जी, जो ये बारिश की मैं वजह से बता रहा था कि, नेटवर्क। जी जी हाँ सर। जी हाँ जी, तो वो एक तो पहले बताया था कि फंगस लगने का होता है, फिर उसके बाद जो क्रॉप छोटी है उसको तो जाहिर है अभी उसकी रूट्स वगैरह डेवलप कर रही होती हैं, अगर वो पानी बहुत ज्यादा होगा तो वो पौधा विल्टिंग करने शुरू कर देगा। अच्छा, दूसरा एक और भी है कि जब अच्छा अगर बारिश मुनासिब होती है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ज्यादा लगातार बारिशों की वजह से पौधे पीले भी होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको सेट करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करें। 2% सोल्यूशन बना के आप यानी 2 kg पर एकड़ के हिसाब से आप उसको स्प्रे करें। यानी 2 kg यूरिया लेके एकड़ में 100 लीटर पानी में आप मिला के स्प्रे करें, ताकि वो जो उसकी ग्रीन अपीयरेंस है पौधों की वो रीस्टोर हो सके। तो अगर इसी तरह पहले तीन यानी चीजें हो गई, एक तो आपने टीडों को बचाना है जो क्रॉप पे टीडे लगे हुए हैं, उसके लिए फंजीसाइड का स्प्रे जब भी टाइम मिले कर दें। दूसरा जो है दूसरा स्टेप है कि आपका जो मतलब पानी निकालना है ताकि पौधे विल्टिंग से बच सकें। अगर बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, मुनासिब बारिश है और पौधे भी पीले हो रहे हैं, तो उसके लिए आप यूरिया का सोल्यूशन का स्प्रे जो है वो करें। और दूसरा स्टेज पे ये है कि जब बारिशें होती है तो वीड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो वीड्स भी है, वो भी एक बहुत खतरनाक चीज है। उससे क्या होगा कि वो पौधे वीड्स बर्दाश्त कर लेती है पानी ज्यादा, और बहुत ज्यादा मिकदार में अब जैसे बेड्स पे लगी हुई है कॉटन, तो वहां पे जड़ी बूटियां बहुत उग जाएंगी। तो उसके कंट्रोल के लिए कोशिश करें कि जब भी वेदर आए, तो अगर अवेलेबिलिटी है इसकी ग्लाइफोसेट की, तो 200 ml ग्लाइफोसेट डालें और साथ कुजेलोफॉप 100 ml डाल के तो उसका स्प्रे करें। जब वेदर थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा गीले में स्प्रे नहीं करना। घास वाली स्प्रे जो है अकेली, वो अगर घास सवांक वगैरह है तो वो घास वाली जो है वो आप कर सकते हैं अलहदा से, उसको कॉटन को कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर ग्लाइफोसेट डालनी है, ज्यादा जड़ी बूटियां एडसिट वगैरह भी है, तो फिर उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि
आप इनको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो सेफेस्ट प्रोडक्ट है वो है जाफर वालों की एक प्रोडक्ट है। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ, लेकिन ये ना हमने अप्लाई हम करते हैं हर साल, तो इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ये टॉप केयर के नाम से आती है, इसमें भी ग्लाइफोसेट अमोनियम साल्ट होता है और वो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि और इस बारिशों के फौरन बाद आपको, बल्कि बारिशों के दौरान ही आपको जो है वो इंसेक्ट का भी बहुत ज्यादा मसला आ सकता है, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, तो ह्यूमिडिटी से ये वाइट फ्लाई का प्रेशर दोबारा से आ जाएगा। तो वह नॉर्मली फार्मर ये ख्याल करते हैं कि शायद ना ये बारिश से धुल गई है, वो छुपी होती है, वो वीड्स में छुपी होती है, वो कहीं ना कहीं अपना उसके उसने अपना बाजगाह बनाई होती है, तो उससे उसका डाटा। और साथ इस मौसम में जो जेसड है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। तो एक पत्ता जो है ना पर लीफ, इसका ईटीएल लेवल होता है, यानी कि नुकसान की माशी हद से एक एक जेसड बड़ा, या जो यानी अडल्ट, या जो उसका बच्चा होता है, तो वो काफी होता है स्प्रे करने के लिए। उसके लिए फिर नाइट्रन पायरम डाइनोटिफ्यूरान या ऊलाला 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं हम। और इसी साथ ही मौसम में अगर, तो ये क्योंकि नॉर्मली आजकल लोग 3 जीन वैरायटीज भी लगा रहे हैं, तो साथ जो अप्रूव्ड वैरायटी है वो तो ज़ाहिर है सिंगल जीन है, कुछ 3 जीन भी वैरायटीज अप्रूव्ड है जैसे CKC3 वगैरह। तो जो अप्रूव्ड वैरायटीज, जो सिंगल जीन वैरायटीज लगाई हुई है लोगों ने, उस पे ये गुलाबी सुंडी का हमला भी अब जो है वो होगा, क्योंकि जितनी नमी है, तो ये पिंक बोलवर्म के की स्प्रेड का टाइम है। तो पिंक बोलवर्म सर आपकी आवाज अटक रही है। आप सर अपना कैमरा ऑफ कर लें, फिर ये कि थोड़ा आवाज जो है वो सेट हो जाए। हाँ जी। तो ये है कि पिंक बोलवर्म के लिए भी जो है ट्राइआज़ोपास 800 ml फी एकड़ के हिसाब से, या बाइफेंथ्रीन 330 ml पर एकड़ के हिसाब से, या लैम्डा साई हेलोथ्रीन 330 ml पर एकड़ के हिसाब से, या गैमा साई हेलोथ्रीन 100 ml पर एकड़ के हिसाब से, ये जो है इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रिवेंटिव स्प्रे, अगर सुंडी का अटैक हो गया तो फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और इसके अलावा आप क्लोरपेरिफास या गामा साइहैलोथ्रीन का एक मिक्सचर है बोल्टन के नाम से, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इन 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 ये सारी प्रिकॉशन में 4-5 चीजें आ गई हैं बारिश के बाद। एक आपका जो है सिचुएशन इस वक्त के बारिश का पानी निकालना, टिंडों को गलने से बचाना, और फसल को कि लश ग्रीन रखने के लिए उसके ऊपर यूरिया का स्प्रे करना, तेले से सफेद मक्खी का डाटा लेना, और यानी 3 इंसेक्ट है, गुलाबी सुंडी भी आएगी साथ। तो इसका मिला के स्प्रे हो सकता है गुलाबी सुंडी और तेले का। तो ये चीजें अगर आपने अब, क्योंकि अगस्त सितंबर का महीना जो होता है वो मैक्सिमम फ्लावरिंग का टाइम होता है, और इसमें पैदावार जो है आप अपनी जो है सारी कमियां कुताइयां वो इस मौसम में आके आप ना पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फौरन जब बारिश आती है तो उसके फौरन बाद आपको, अगर आपकी पानी की बारी है तो आप इरीगेट, पानी बतर आने पे इरीगेट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर दे सकते हैं, यूरिया वगैरह इसको, ताकि ये कॉटन जो है वो मजीद स्ट्रेस से बच सके। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर ने जितनी भी का ये सारी प्रिकॉशंस बताई हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि हम जैसे अगर हमारा विजिट हो रहा है, हम खेतों में जा रहे हैं, तो सफेद मक्खी का, गुलाबी सुंडी का, तेले का, इनका अटैक बहुत देखने में आ रहा है। और जैसे कि सर ने बताया कि बारिश के बाद का जो मौसम में जो ह्यूमिडिटी है वो इन कीड़ों की जो अफसाइश है उसमें उनको ज्यादा अच्छा मौसम या जैसा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसी के साथ हमारे जो फेसबुक के पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, नाज़रीन ने, मैं उनका बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को, हमारी काविशों को सराहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम वो भी सर से जो है डिस्कस कर सकें।
सर इसी के साथ उसामा मेरे कोलीग है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी थे, ये जो है वो डायरेक्ट काश्तकारों से जाके मिलते हैं, कपास से जिन्होंने कपास काश्त की है, तो हम इनसे जो है वो कुछ सवालात लेते हैं जो कि डायरेक्ट किसान जो है वो इनसे करते हैं कि उनकी कपास को बारिश के बाद ये मसला आ गया था, या पानी पानी बारिश का पानी जो है वो खड़ा है तो वो किस तरह करे। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कपास के जब भी हमने फील्ड बारिश के बाद विजिट किया ना, तो वो कहते हैं कि हमारी कपास की ना बढ़ोतरी बढ़ गई है और वो उसने टिंडे लेना बंद कर दी। तो जी आप उसके लिए कोई हमें बताएं हल के उसके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन करते हैं फार्मर अक्सर जब बारिश हो जाए। जी, इस मौसम में ना जो सबसे बेहतर न्यूट्रिएंट है ना कॉटन के लिए, वो ना बोरान है। जब अगर आपकी ग्रोथ बढ़ रही है तो, अगर वैसे तो अगर फ्रूटिंग ठीक है तो फिर आपको फर्टिलाइजर देना होता है, लेकिन अगर आपकी फ्रूटिंग कम है और आपकी जमीन ज़रा फर्टाइल है और वैरायटी आपने कोई ऐसी लगाई है जिससे में रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वो बढ़ रही है, तो उसमें बारिशों में आपने इसको मैनेज करने के लिए सबसे बेहतर न्यूट्रिएंट जो मोस्ट इफेक्टिव है, वो बोरान 5% आप यूज कर सकते हैं। वो किसी भी कंपनी का 5% लिक्विड 200 ml के हिसाब से आप वीकली स्प्रे करें दो, तो इससे ये होगा कि बॉल का साइज भी इंक्रीज होगा और फ्रूटिंग पे भी रहेगा। और दूसरा फिर ज़ाहिर है, फिर जब आपका ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो फिर आपने ऑटोमेटिकली पानी भी अपना बंद कर देना, तो वो आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे तो वो आपको वो रिटेन करेगा। दूसरा ये है, कोई ना कोई बायोस्टिमुलेंट वगैरह जो है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जो कि यानी कि पौधे को स्ट्रेस से निकाल सकता है। तो बहरहाल ये जो है बोरान सबसे इफेक्टिव है, उसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन मैं जो हमारा एक्सपीरियंस है इसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है शेडिंग को रोकने के लिए वो बोरान है। तो 2 स्प्रे काफ़ी हैं, अगर आप 2 स्प्रे कर देंगे तो ये प्रॉब्ली रिकवर कर जाएगी, उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी उसको, और पानी ना लगाएं उसमें जो हो गई। जी सर। और सर दूसरा हमारे इलाके में ना सबसे बड़ा मसला आना शुरू हो जाता है कि जैसे ही बारिश बंद होती है ना, उसके कुछ अरसे में कपास लाल होना शुरू हो जाती है। पत्ते लाल होते हैं, पीले होते हैं और फिर वो लाल हो जाते हैं। तो इसके पीछे सर आप फार्मर्स को बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। और सर इसमें जो मैंने कुछ इलाकों में देखा है वो उनके पीछे ना कोई तेला होता है ना माइट्स का अटैक होता है, तो वो फिर भी लाल हो रहे होते हैं, तो उसका थोड़ा सा बता दें आप। हाँ जी, ये इस तरह है कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये क्या होता है कि भी पौधे लाल होने शुरू हो जाते हैं। एक तो इसमें है ना कॉटन में जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है, पौधों पे ऑलरेडी स्ट्रेस होता है। जैसे वैसे जो रेडनिंग की वजूहत में ना एक वजह ये भी होती है कि क्लोरोफिल आपका कम हो जाता है, और एक पौधे के अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसायनिन, तो वो प्रोड्यूस उसकी मिकदार ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से ना कॉटन के अंदर रेडनिंग आ जाती है। और रेडनिंग या कोई भी जो डिजीज है वो किसी ना किसी स्ट्रेस की सूरत में होती है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब भी आप डायाफेंथुरान की मिकदार, डायाफेंथुरान जो एक केमिकल है जिसको पोलो के नाम से भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बार यूज किया हो पहले, और मतलूबा तरीके से यानी पानी यानी कि नमी में वो स्प्रे करना होता है, तो वो ड्राई कंडीशन में जब लोग करते रहते हैं और पानी नहीं लगाते खेत को, या पानी लगाने के बाद स्प्रे नहीं करते यानी नमी नहीं प्रोवाइड करते, तो उन खेतों में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। यानी डायाफेंथुरान जो है ना वो स्ट्रेस लाता है, और बारिश के फौरन बाद जो होती है वो हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता है कि पौधे मुकम्मल ही रेड हो जाते हैं। तो इसको ये करना चाहिए कि जब ये बारिशों की फौरन बाद जाहिर है वो, इसके लिए ना ये प्रोडक्ट है सी मैक्स के नाम से, तो उन जहाँ पे ये स्ट्रेस हो तो ये सी मैक्स का स्प्रे करें 330 ml पर एकड़ के हिसाब से, तो ये ना कॉटन रिकवर कर जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि रेड पत्ते जो पत्ते हो गए ना वो नहीं रिकवर करेंगे, तो इसके लिए दोबारा यानी फोटोसिंथेसिस का अमल रिवाइव होगा उसमें, तो फिर वो जो है ना सही होगा। तो इसके लिए बस यही है कि या फिर ये जो मैंने बताया आपको नाइट्रोजन का, कि 2% जो है यानी 2 किलो पर
100 ml में ना आप ये मिला के ना जी स्प्रे करें, ये भी साथ मिला के, उसके बेशक उसके साथ ही मिला लें सी मैक्स के। तो मैंने ये रिकवरी पौधों को करते देखा है, बहुत अच्छी रिकवरी होती है। और नीचे फिर जबरदस्त यूरिया या जिंक वगैरह नीचे से दें, इस तरह का प्रॉब्लम होता सर फेसबुक पे इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन आया। उसामा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। शेख हयात साहब है, जैसे कि आपने वैरायटीज की बात की है, तो वो कह रहे हैं कि इस मौसम में जैसे कि उन्होंने ट्रांसजेनिक वैरायटीज जो है उन पे विल्ट का बहुत देखा है कि विल्ट ने बहुत इफेक्ट किया है। तो इसके लिए आप जो है वो क्या उनको रिकमेंड करेंगे कि उनकी जो फसल है, जो वैरायटीज आप बता रहे हैं, वो विल्ट से जो है वो महफूज है? है। हाँ जी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 kg पर एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। और उसके अलावा ना पौधे की न्यूट्रिशन का ही ख्याल रखें, फास्फोरस ज्यादा दें। जो ट्रांसजेनिक में ये, वैसे तो सिंगल जीन भी ट्रांसजेनिक होती है, वो तो लोगों ने ये इसका टर्मिनोलॉजी अपनी बना ली है। तो जब जीन एक से ज्यादा पौधे के अंदर इजाफी होते हैं, वो ट्रांसजेनिक ही होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती है। तो इसमें विल्टिंग से बचने के लिए आप फास्फोरस ज्यादा यूज करें, तो नाइट्रोफास वगैरह यूज करें। और अगले साल के लिए भी आपको मैं बताता चलूं कि जब भी आप कॉटन लगाएं तो एसएसपी आप यूज करें, डीएपी की बजाय, या नाइट्रोफास यूज करें। और खेत को ना स्ट्रेस से बचाएंगे तो ये ना कोई थोड़ा सा रूट सिस्टम और उसकी एक्लेमेटाइजेशन का मसला है इन वैरायटीज में। तो इससे बचने के लिए भी आप एक तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी ज़्यादा उस पर करते हैं, उसका भी दबाव आता है। तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे, जो पहला स्प्रे आपने करना है जड़ी बूटियों के लिए, जो पौधों के ऊपर मोस्टली लोग करते हैं, वो करें। उसके बाद जब भी आपने वीड्स कंट्रोल करनी है तो पौधों के ऊपर करें, कॉटन के ऊपर ना करें, कॉटन पे दबाव आता है। और अल्टीमेटली वो फ्रूट लेने के बाद विल्टिंग शुरू कर देती है। यानी वो पानी पानी भी लगाना होता है, खादें भी हम दे रहे हैं, साथ ग्लाइफोसेट भी कर रहे हैं। तो उसके अंदर, पौधों के अंदर ग्लाइफोसेट वाला जीन है, वो जीन ने उसको रेजिस्ट करना है। वो ये नहीं करना है कि उसको, उस पर बिल्कुल ही इम्पेक्ट नहीं करना उसने जड़ी बूटियों के लिए। यानी उसके अंदर ग्लाइफोसेट वाला जीन का मतलब ये नहीं है कि आप काट के स्प्रे करते रहे जड़ी बूटियों वाला। तो यानी कि फास्फोरस का एडिशन करें, ग्लाइफोसेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से, क्योंकि अगर हम 4 दफा ग्लाइफोसेट करते हैं तो 8 लीटर ग्लाइफोसेट अपने खेत में डालते हैं। और ग्लाइफोसेट इंतहाई खतरनाक चीज है, इसको यूनिवर्सल किलर भी कहा जाता है। तो ये इससे बचें। और फास्फोरस का यूज करें, नीचे कॉपर का, कॉपर कॉपर सल्फेट या फ्लड कर दें, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फ्लड कर दें। लेकिन इसमें आपके पौधे जो विल्ट कर भी जाएंगे ना, तो उस पे बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है। उस पे बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे करते रहें। 20 से 25 दिन बाद विल्टेड पौधे जो है वो रिकवर करते हैं खुद ब खुद, जब मौसम अच्छा आ जाएगा। सर कोई ऐसी वैरायटीज भी है जो कि विल टॉलरेंट हो? ये भी उनके क्वेश्चन का पार्ट था कि कोई ऐसी ट्रांसजेनिक वैरायटीज हो जो कि विल टॉलरेंट हो, जिसकी वो अगले साल जो देखें कास्ट कर सके? देखें जी, इस वक्त 2 ही वैरायटीज इनकी कैम वालों की अप्रूव्ड है। CKC3 जो है वो अप्रूव्ड है, और CKC6 जो है रिसेंटली अप्रूव हुई है। तो वो जो है ना, अ, मेरी तो इस पे स्टडी नहीं है, लेकिन वो अप्रूव्ड हुई है तो ज़ाहिर है उनमें कोई खसूसियत होगी इस तरह की जिसमें विल्ट वगैरह नहीं आती होगी। लेकिन इस दफ़ा वैसे जो हमारी फाइंडिंग है, तकरीबन तमाम वैरायटीज में जो 3 जीन वैरायटी है, वो मोस्टली वैरायटीज में ये विल्टिंग का इशू स्पेसिफिक है, और ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है। तो इसका ये ना सोइंग टाइम से भी ताल्लुक है। बहुत अर्ली कॉटन जब हम लगा लेते हैं, और शैलो रूटेड वैरायटीज जो है वो जो है वो शैलो रूटेड का मतलब है छोटी रूट वाली, जिनमें अर्ली फ्रूटिंग होती है, वो फ्रूटिंग बहुत ज्यादा ले लेती हैं। और उन पे जो है ना फिर दबाव जो है ना वो आ जाता है। यानी हम दबाव किस तरह के लगाते हैं कि एक तो हम फास्फोरस बहुत कम डाली होती है, दूसरा हम उसमें ग्लाइफोसेट का स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, तीसरा उसके ऊपर फ्रूट का स्ट्रेस होता है। और इस साल खास तौर पे 15 मार्च से लेके 15 जून तक जो टेम्परेचर कंसिस्टेंट 4 महीने इंतहाई स्ट्रेस के गुजरे हैं, जिसमें 40 से नीचे टेम्परेचर नहीं आया, बल्कि 48 49 तक चला गया है। तो वो कॉटन का प्लांट है, वो कोई आयरन मैन नहीं है कि उसने सारा कुछ ही बर्दाश्त कर लेना। तो अ, उसने यानी 4 महीने का जो स्ट्रेस है ना पौधे के लिए, जो यानी कि रोशनी की शिद्दत रही है,
यानी लगातार रोशनी के जो आवर्स होते हैं ना, यानी उनको हम लाइट आवर्स कहते हैं। जब लाइट आवर्स आपके बहुत ज्यादा देर तक कंसिस्टेंट रहते हैं तो इस ये जो पैरा विल्ट इसको कहते हैं, ये विल्टिंग हो जाती है, या ब्रॉन्ज विल्ट भी इसको कहते हैं। तो इससे बस बचने के लिए फास्फोरस का इजाफा करें, और मतलब स्टिमुलेंट्स का पहले से स्प्रे शुरू करें। और दूसरा ये है कि जब पौधे ने ओपन करना है ना, तो पौधे ने ऑल ऑफ सडन सारा कुछ ही ग्रोथ की तरफ नहीं उसने जाना, वो रुक जाता है। जी सर, शेख यासा, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें पूछ सकते हैं। सर, इसी के साथ जाहिद साहब है, उन्होंने पूछा कि उनकी फसल की जो बढ़ोतरी है वो रुक गई है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करें। हाँ जी, अगर तो उनकी ओपनिंग हो रही है पौधों की, यानी कि उनका पौधा जो है 130 दिन का हो गया है, 130 दिन का जो पौधा होता है उसमें ज़ाहिर है बोल्स बन जाते हैं काफ़ी सारे। अगर 30 से 40 से 50 बोल लग गए हैं और वो ओपन होना शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ तब तक ही रुकी रहेगी जब तक ये अपना ओपनिंग का प्रोसेस, यानी वो अपनी ओपनिंग कर रहा होता है पौधा, तो वो सारा सारा उसका ध्यान जो है वो नई टहनियों की तरफ नहीं होता, उसका ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ कि मैं इस पौधे अपने आप को ओपन करूंगा पहले, फिर वो 15 दिन का पॉज लेता है, यानी कि वो रुकता है 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर आप जब उसकी ओपनिंग हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसकी न्यूट्रिशन दें तो ग्रोथ खुद ब खुद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर से उसको यानी कि 15 दिन में जब खाद देनी है उससे पहले एक बायोस्टिमुलेंट का आप स्प्रे कर दें, जो मैंने सीमैक्स बताया या इजा बयान बताया है। क्वांटस भी यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई भी एनपीके यूज़ किया जा सकता है। तो ये अगर आप यूज़ करेंगे उसके साथ आप नीचे से फर्टिलाइजर देंगे तो 15 दिन का वक्फा जरूर लेगा। अगर आप अब खुराक पे पैसे लगाई जाएंगे तो वो पौधे ने रिस्पॉन्स नहीं देना, बल्कि उसने आपकी मेच्योरिटी लेट कर देनी है। जब आप खाद ज़्यादा डालते हैं तो वो पौधा जो है ना वो उसकी मेच्योरिटी लेट होनी शुरू हो जाती है। तो वो फिर मेच्योर जो पौधा है ना वो मेच्योर हो लेने दें, फिर इसकी ग्रोथ कराएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी ग्रोथ। या सल्फर 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे की जा सकती है जब ओपनिंग हो जाए और पिकिंग हो जाए। जी सर, जी जाहिर साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब जो मिल गया होगा। अगर इसके अलावा मजीद आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, शेख हयात साहब दोबारा पूछ रहे हैं कि अगर जैसे कि आपने 15 मार्च कहा कि अर्ली सोइंग है, तो अर्ली सोइंग के लिए कौन सी बीटी वैरायटीज जो है वो सो कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेस टॉलरेंट हो, डिजीज या इंसेक्ट का अटैक जो से भी को भी टॉलरेट करें, हाँ जी, अगर इसमें उन्होंने अर्ली सोइंग करनी हो तो। अर्ली सोइंग में ना तो मैं ये वैसे अगर आपने बहुत अर्ली सोइंग करनी है, फरवरी में लोग करते हैं, और आपने ये विल्टिंग आपके प्रॉब्लम है, ये अर्ली सोइंग में बहुत ज़्यादा है, सीजन सोइंग में ये विल्टिंग नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती। ये हमारा एक्सपीरियंस इसमें मतलब काफ़ी हमने देखा है, इसको रिसर्च किया है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप अर्ली सोइंग कर लिया तो अगर आप इसको जुलाई में टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, ओपनिंग उसकी हो जाती है, तो आप इसको खत्म करके दूसरी क्रॉप भी लगा सकते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप कोई भी सिंगल जीन वैरायटी जो है, जैसे हमारी 492 है वैरायटी, रिसेंटली अप्रूव हुई है, अगर आप उसको लगाएं और उसको पानी खाद भी कम मुनासिब चाहिए, आप उसको स्ट्रेस में भी रख सकते हैं, वो गर्मी बर्दाश्त कर लेगी, तो उसकी कैनोपी भी जल्द बन जाएगी, उसमें वाइट फ्लाई का प्रेशर भी कम आता है, और ये बिल्डिंग वगैरह के इश्यूज नहीं है उसमें। तो ये बिल्डिंग का इशू के को हम एड्रेस कर रहे हैं, हमारा प्लांट पैथोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो भी इस पे वर्कआउट कर रहा है, और वो सैंपल हमारे भी जो विल्टेड प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के जो विल्टेड प्लांट्स हैं आफ्टर रेन, वो एनालाइज हो रहे हैं, उसके उसका भी मैं शेयर करूंगा कि उसका क्या फाइंड आउट। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग ये बिल्डिंग है, ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है इस बारे में। बिल्डिंग जो है ये मे बी नेक्स्ट ईयर ना हो, क्योंकि वेदर है आउटस्टैंडिंगली हॉट था। अगर वो मौसम ये होता 130 डेज के बाद है जहाँ तक, तो यानी उस वक्त कंडीशन जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेस वाली होती है, और मोस्टली ये जून में होता है प्रॉब्लम, और रिकवर कर जाते हैं प्लांट, ये प्लांट यानी कि ये अगर अगर आप ये सारी एप्लीकेशंस
जैसे मैंने बताया इसको हार्मोन वगैरह दें और ये करें तो ये ना टाइमली रिकवर कर देता है, कोई 2-4 दिन पहले रिकवर कर देता है। तो वैरायटी मैंने 492 बताई है, और इसके अलावा 10-20 वैरायटी है हमारे मुल्तान की, वो लगा सकते हैं। 490 भी लगाई जा सकती है, लेकिन वो मोस्टली वैसे अप्रैल में ठीक रहती है। बेहतर ये है कि आप 492 लगा लें, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन अगर आपने ज़्यादा देर तक चलानी है तो ये रुक जाएगी फिर चल जाएगी। इसमें ये खसूसियत है कि ये रुक के दोबारा सही चल जाती है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग रहती है और काफ़ी हाइट वगैरह भी गेन कर लेती है, और वाइट फ्लाई को भी बर्दाश्त करती है, क्लिप्स भी कम आती है इसमें। जी सर, बहुत शुक्रिया जी शेख ख़यास साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वैराइटीज़ के बारे में भी जान लिया होगा। इसके अलावा जो बाकी हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, अगर उनका भी कोई कपास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। उसामा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, सॉरी मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। आप जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करें। सर आजकल वाइट फ्लाई का आपको पहले पता है कि बारिशों से पहले भी बहुत अटैक रहा और पेस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो वाइट फ्लाई की वजह से सूती मोल्ड और जो उसके फुजला वगैरह उसकी वजह से आजकल फंगस बहुत लग रही है पत्तों को नीचे से, और वो काले हो रहे हैं वहां से। तो सर उसके लिए भी आप कुछ अगर गाइड कर सकते हैं फार्मर्स को तो हाँ जी। इसके लिए ये होता है कि जब जो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर गई है या वो सूदी मोल्ड उसका है, उसके लिए ना आप सर्फ लेके ना थोड़ा सा, अगर ये है तो बहुत हेक्टिक काम है, तो 1-2 चम्मच एक टैंकी में ना सर्फ डाल के तो पौधों को अच्छी तरह वॉशिंग दें। बहुत प्रेशर वाला जो होता है पावर स्प्रेयर, वो उससे थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि ये पौधे रिकवर कर जाते हैं। वैसे जितनी बारिशें हुई हैं तो अगर आप इसके लिए सल्फर वगैरह अप्लाई कर दें, लेकिन सूदी मोल्ड जो है जहाँ पे जो स्टिक किया हुआ है ना, वो किसी सरफेक्टेंट से ही वो गायब होना है। वैसे वो मुश्किल ही है कि उसको आप मतलब उसकी टाइमली अगर वॉशिंग हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। बारिशों ने भी काफी वॉशिंग की होगी, कुछ तो कम हुआ होगा, और कुछ जो है ये आप सरफेक्टेंट यानी कि थोड़ा सा सर्फ डाल के ना 1-2 चम्मच उसमें, तो वो स्प्रे कर दें पौधे के ऊपर, अच्छी तरह नहलाएं जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है। और दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा कि वाइट फ्लाई के लिए ना बहुत सारे कम्बिनेशन अप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो बेहतर है, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि 1-2 हफ्ते 15-20 दिन और क्रिटिकल है कॉटन के, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो फार्मर जिनको टाइम मिलता है वो मतोई का स्प्रे करें। तो उससे ये होगा कि कॉटन जो है ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वाइट फ्लाई से सर्वाइव कर रहेगी। अगर आप स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स है, मैं केमिकल का किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ें बेहतर हैं वो मैं बताऊंगा। वो जो फार्मर के फायदे में है, मुझे किसी ने उदाहरण कहा नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल जो मैंने किया मैं उसका ही आउटपुट आपको बता रहा हूँ कि एक तो मुतई का स्प्रे करें लॉन्ग ड्यूरेशन, वो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगी। और दूसरा जो है वो आप गुलाबी सुंडी इस टाइम कंट्रोल करने वाली चीज़ है जिनमें सिंगल न्यू वैरायटी है। और ये जो अगर आप मुतई कर देंगे तो आपका ये कम्प्लेक्स टूट जाएगा, ये जो वाइट फ्लाई का घर बना हुआ है। और अगर आप बार बार मुख्तलिफ कम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, दूसरा आपका खर्चा वहीं पे आ रहा है, वो महंगी जरूर है लेकिन वो आपको काफी देर तक रिजल्ट देगी। और ये जो मतलब आप करेंगे 2 स्प्रे कर दिए हैं, रिपीट स्प्रे करते हैं हम हर चीज का, तो वो तो फिर आपको कॉस्ट तो उतनी बढ़ेगी, पेस्टिसाइड वैसे ही महंगी है। तो वो बेहतर है सबसे कि आप जो है उसको उसकी तरफ लेके जाएं, बतोई की तरफ, ताकि ये रिकमेंडेशन में डालें और ये 15 से 20 दिन तक ये कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह। और अगर ये 15-20 दिन निकल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि क्रॉप जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। और उसमें उसका स्ट्रेस भी कोई नहीं, वायरस से भी जान छूटेगी। वाइट फ्लाई जिससे जान छूटेगी तो वायरस से भी छूटेगी, क्योंकि बाद खेतों में वायरस भी है, तो वाइट फ्लाई कंट्रोल करेंगे तो वायरस कंट्रोल होगा। जी सर शुक्रिया। सर एक और क्वेश्चन था कि हमारे ना अक्सर बारिश के बाद पौधे गिर जाते हैं तो उनको किसान सीधे तो कर देते हैं, लेकिन उनके टिंडे काले हो जाते हैं ऊपर से। और हाँ कुछ उसके लिए यही यही है कि आप ना जो टिंडे काले हो जाते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये
आप उसको करें ये सल्फर वगैरह का और एमी स्टार टॉप वगैरह का स्प्रे, यानी कि फंजीसाइड का स्प्रे करके रखें। प्रिवेंटिव स्प्रे करेंगे फिर बचेगा, नहीं तो फिर वो ज़्यादा फंगस ने ग्रो करना है, यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्प्रे करते हैं ना, फास्टी स्प्रे करना। वो अगर आप फास्टी स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर वो आप मुश्किल है बचा। सल्फर का भी किया जा सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी सर आप जी जी सर मिस आपका सायरा, माइक म्यूट है। मेरा नहीं म्यूट, मिस सायरा का म्यूट है। जी जी सॉरी सर। जी सर आपका मैं शुक्रिया अदा करी थी कि छुट्टी के दिन भी आप लोग सुबह सुबह उठते हैं, हमारे साथ ये प्रोग्राम करते हैं काश्तकारों के लिए मिलके। बस ये छोटी सी काविश है कि किसी तरह से हमारे जो मुल्क की जो हमारी बैकबोन है ज़राअत है, इसको हम किसी तरह से बेहतर कर सकें और किसानों को भी अच्छा मुनाफा मिल सके, हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ऊपर जा सके। सर जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, इसी के साथ मैं आपसे एंडिंग रिमार्क लूंगी कि इन बारिशों के हवाले से आप जनरल जो है वो काश्तकारों को क्या आप प्रिकॉशंस जो है वो देते हैं, और इसी के साथ फिर हम अपना प्रोग्राम जो है उसको एंड करते हैं। जनरल ये है कि बारिशें तो आखिर खत्म होनी है, तो बारिशें की खत्म होने का इंतजार करें, और उसके बाद कॉटन को जो है वो यानी साथ उसका वाइट फ्लाई को देखते रहें। अगर आपको 2 दिन का भी टाइम मिलता है और वाइट फ्लाई का प्रेशर पड़ रहा है तो वाइट फ्लाई को स्प्रे करें, कंट्रोल करें। वो अल्टीमेटली जाहिर है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि नमी है तो डायाफेंथ्रान भी यूज किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करें, पानी खड़ा ना होने दें। और इसकी अब अब क्योंकि टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 60 दिन जो कॉटन का पौधा है, अगर दोबारा रुके हुए हैं तो दोबारा जो चलेंगे वो 60 दिन तक फ्रूटिंग ले सकते हैं लगातार। तो 60 दिन कॉटन के बहुत अहम है। वाइट फ्लाई भी निकल जाएगी अगस्त में तकरीबन, काफी हद तक कम होनी शुरू हो जाएगी, इसका प्रेशर कम होगा। तो आप ये 60 दिन को समझेंगे, ये सारा आउटपुट आपका इसमें छुपा हुआ है। और वो 60 दिन अगर आपने कंज्यूम कर लिया, फर्टिलाइजर वगैरह अच्छा दे दिया और उसको उसकी सेट को कंट्रोल कर लिया, तो होपफुली आप जो पीछे 10 मन लिए आप इस इन 2 महीनों में 20 मन भी ले सकते हैं। तो हार ना माने। ये फार्मर को मैं, मेरा ये फेसबुक के थ्रू, ये आपके फोरम के थ्रू पैगाम है। जो हार जाता है, हार मान लेता है, तो वो फिर कभी भी वो कामयाब नहीं होता। तो इसको आप एज मोटिवेशन लें कि हाँ हमने इसको फाइट आउट करना है और अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये जो है कॉटन जो है दोबारा कम बैक करेगी और हमें बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा। कॉटन जो है ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, पैदावार भी अच्छी है। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछले सालों काफी नुकसान रहा कॉटन का, लेकिन पिछले साल जो था वो अच्छा रहा। इसी तरह इंशाल्लाह जो वैसे हमारे काश्तकार जो मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन हमारी कपास जो है वो अपनी पहले जैसे हालात में जरूर आएगी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम जो है उसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले इतवार जो है वो हम नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ आएंगे। हमारे काश्तकार जो है अगर वो चाहते हैं कि आज वो किसी मसले का हल चाहते हैं कि ये मसला है, हमें आप इससे पे बात करें, डॉक्टर साहब से इससे मशवरा लें, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, हम उस पे बात कर लेंगे। और इसी के साथ हम अगर आपका नहीं है तो हम जैसे कि आज के मौसमी हालात के मुताबिक जैसे सफेद मक्खी है, गुलाबी सुंडी है, बारिशें हैं, इसी से रिलेटेड हम अगले हफ्ते जो है एक छोटा सा इसी तरह प्रोग्राम रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें हमें सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और इसी के साथ अपनी मेजबान सायरा सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम।